तो अभी हम फिर से रिपीट कर देते हैं हम लोग क्या किए थे। हम लोग ये 2D फाइल था हमारा, इसको ऊपर में गए, न्यू बटन में क्लिक किए और यहाँ पे न्यू बटन में क्लिक नहीं करना है, साइड का एरो में क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हम लोग को अगर असेंबली करना है तो असेंबली में जाएंगे और अगर ड्राइंग करना है तो ड्राइंग में जाएंगे। इसको क्लिक करते ही हम लोग को क्या ऑप्शन आया कि कौन सा फाइल सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे आया कौन सा फाइल सिलेक्ट करना है, तो मेरा अपना बनाया हुआ शीट है, मैं इसको सिलेक्ट किया। अगर आप लोग को ये शीट दिखाते हैं तो उसको अनचेक करना, तो आपको सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसको मैं कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। ओके, अभी मैं कोई भी शीट नहीं सिलेक्ट किया इसलिए खाली शीट आ गया। उसके बाद आप लोग यहाँ से, अच्छा देखो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि मेरा वो मॉडल कहाँ पे है, नहीं दिखा रहा है ना। आप इसको मिनिमाइज करो, देखो दिख गया, ठीक है। तो ये सॉलिडवर्क्स का अपना विंडो है, यहाँ पे अगर आप मिनिमाइज कर दोगे तो आपको सारा चीज लेफ्ट साइड बॉटम से में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये सब है ना, लेफ्ट साइड बॉटम में ये सब है। तो यहाँ से अगर आप ओपन करोगे तो आपको ओपन हो जाएगा, यहाँ से मिनिमाइज करोगे मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ से भी आप लोग खोल सकते हो। अगर आप लोग को यहाँ से नहीं खोलना है तो कोई भी, अगर मान लो असेंबली है, यहाँ पे 10 पार्ट है तो जो पार्ट खोलना है उसमें क्लिक करना। देखो यहाँ पे आ गया ऑप्शन ओपन पार्ट, इसमें क्लिक करोगे तो भी वो पार्ट खुल जाएगा। राइट क्लिक करोगे तो भी ऊपर में आएगा ऑप्शन, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन है, हजारों ऑप्शन है, सब आप लोग को कर करके देखना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद ये काम होने के बाद तो हमें सेक्शन व्यू का उतना जरूरत पड़ता नहीं है, तो भी हम सेक्शन व्यू दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग का क्लियर है कि कैसे हम लोग कैसे हर चीज पुट करते हैं, कैसे हम लोग सारे चीज को डायमेंशनिंग करते हैं। हाँ, और एक था कि अगर आप लोग को ओवर डायमेंशन करना है तो क्या कर सकते हो, स्मार्ट डायमेंशन में क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना और साइड में क्लिक कर देना। ये चीज याद रखना, जो ऑटोमेटिकली आएगा वो यहाँ पे आता है, और जो हम लोग ड्राइव करते हैं खुद से हम लोग देते हैं वो यहाँ पे आता है, सॉरी ग्रे कलर में आता है, और जो खुद से आता है वो ब्लैक कलर में आएगा, ये याद रखना। डायमेंशन अगर पार्ट में चेंज करोगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा क्योंकि सब इंटरलिंक्ड होता है। और लिंक तोड़ने का भी एक तरीका होता है, बट वो आपका शायद सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं बता रहे हैं। ओके, जनरल आप समझ के रखो कि लिंक जो है वो आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये आउटर डाया कितना है, 100 mm है ना, याद रखना आप लोग, आउटर डाया है 100 mm। अब मैं दिखा रहा हूँ कि 100 mm कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो, मतलब वहां पे अगर चेंज करोगे तो कैसे चेंज होगा। ये हमारा शीट, फाइन, ये हमारा जो है पार्ट है, इसका हम स्केच में गए, यहाँ पे दिखा कि ये 50 mm है और ये टोटल 100 mm है, रिवॉल्व जो है 100 mm है। तो इसको अगर मैं चेंज कर दूं 150 mm में और रिबिल्ड कर देता हूँ, बड़ा हो गया ना, लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया मेरा, वहाँ पे डिज़ाइन पूरा बिगड़ जाएगा। मैं इसको 150 नहीं करता हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए 110 करता हूँ, ठीक है। 10 mm बढ़ाता हूँ जिससे कि ज़्यादा मेरा दिक्कत नहीं हो वहाँ पे भी। ऊपर में रिबिल्ड का ऑप्शन होता है, वहाँ से रिबिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग इसमें जाओगे, देखो ये अपडेट हो गया और यहाँ पे देखो 110 हो गया, यहाँ पे भी 110 हो गया, यहाँ पे भी 110 हो गया, करेक्ट, समझ में आ गया आप लोग को। अब आप लोग इस पे जाओ, इवैल्यूएट, सॉरी इवैल्यूएट नहीं, आप लोग जाना है आप लोग को एनोटेशन में, ठीक है, एनोटेशन में ही जाना है। और यहाँ पे आप लोग को कहाँ गया सेक्शन लाइन, आई थिंक हाँ सॉरी व्यू लेआउट में जाना है, व्यू लेआउट पहला ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप लोग को सेक्शन व्यू में क्लिक करना है, सेक्शन व्यू में क्लिक करोगे तो आप देखो, आप यहाँ पे बैठाना चाहते हो, शायद आप यहाँ पे नहीं बैठाना चाहते हो, आप इसको वर्टिकली नहीं काटना चाहते हो, हॉरिजेंटली काटना चाहते हो, तो लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे साइन है, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, या फिर अपने हिसाब से काटना है, कोई कोना काटना है या फिर एंगुलर, ये सब आपका ऑप्शन है। तो मैं क्लिक किया हॉरिजेंटली, देखो हॉरिजेंटल हो गया लाइन। अब मैं सेंटर में क्लिक किया कि मुझको यहाँ से काटना है, ओके किया और इसको देखो ड्रैग करके नीचे ले आया। तो जो पार्ट हॉलो है और जो पार्ट सॉलिड है, यहाँ पे देखो शेड हो गया अपने आप। अब वो समझ में आ रहा है ना, देखो ये पार्ट, ये कितने रेशियो में है, ये है, यहाँ पे रेशियो भी आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ पकड़ के, सेक्शन ए, तो देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, स्केल क्या है 1:1 है, ठीक है।
अब मान लो कुछ इसका ये थोड़ा सा पार्ट है, इसको डिटेल में करना है, मतलब ये बहुत छोटा पार्ट है, इसमें बहुत कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आता है डिटेल व्यू में क्लिक करना, यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ का चाहिए पार्ट वहाँ पे क्लिक करना, ऐसे सर्कल बनाना जितना बड़ा चाहिए, मान लो हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमको इतना बड़ा चाहिए या फिर इतना ही बड़ा चाहिए, तो इसको क्लिक करना और फिर इसको कहीं पे भी बैठा सकते हो। ठीक है, मेरे को यहाँ पे खाली जगह मिला, मैं यहाँ पे बैठा दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटेल बी 2:1 के रेशियो में, जूम हो गया ना 2:1 के रेशियो में, 1:1 से 2:1 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग कुछ भी बैठा सकते हो, कोई भी डायमेंशन आप लोग बैठा सकते हो दिखाने के लिए। कौन सा सेक्शन का ये है, बी सेक्शन का है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बी सेक्शन। तो यहाँ पे आप लोग का डिजाइन जो है 3D से 2D कैसे करना है ये पूरा चीज मैंने दिखा दिया। फिर आप लोग फाइल करो, सेव एज करो। जैसे ही आप लोग सेव एज करोगे तो यहाँ पे देखो SLD_DRW जो मैंने बताया वो वाला फाइल आया, .dwg आया, ठीक है, जो कि ऑटोकैड में चलता है। PDF आया जो कि आप लोग PDF में कन्वर्ट करके अपने टीचर को सेंड कर सकते हो ऑनलाइन फाइल, या फिर कहीं पे कोई रिसर्च रिलेटेड वर्क हो रहा है तो वहाँ सबमिट कर सकते हो PDF फाइल, क्योंकि .drw सबमिट करोगे तो ना ही आपका कोई भी मतलब ओपन कर पाएगा ना ही देख पाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आप लोग का। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ओके, link to the part file, it's automatically updated with the change. तो जो चीज़ यहाँ पे दिखाया उससे मैं थोड़ा ज़्यादा ही आप लोग को दिखा दिया हूँ, और भी मैं ज़्यादा दिखाऊंगा, आने दीजिए आस्ते आस्ते सारा पार्ट, तब जाके मैं आप लोग को और ज़्यादा डिटेलिंग में ले जाऊंगा। ओके, अब बचेगा जो भी पार्ट बचेगा यहाँ पे सब आप लोग प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीक तक जो भी डाउट है क्लियर कर लेना। पूजा के बाद हम लोग CSWA वाउचर एग्जाम लेंगे और आप लोग को वाउचर देंगे। CSWA का मैं बहुत ही लिमिटेड पर्सन को ही दूंगा, जो लोग सच में पढ़ाई करके मुझको अपना रिजल्ट दिखाएंगे प्रैक्टिस एग्जाम का। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की तरह नहीं है कि सर पढ़ लिए हैं, मेरा ये वाला 10 पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है भेज दो, मैं नहीं भेजूंगा। यहाँ पे एक प्रैक्टिस एग्जाम होता है, वो प्रैक्टिस एग्जाम में आपको पास करना पड़ेगा, तो ही जाकर मैं आप लोग को का वाउचर मैं दूंगा, पहला कंडीशन। दूसरा ये कि आप लोग अगर वाउचर लेते हो तो आप लोग को 1-2 दिन के अंदर ही एग्जाम देके क्लियर करना पड़ेगा। आपको सपोर्ट चाहिए मैं सपोर्ट दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग का कॉलेज खुलेगा तब आप लोग शायद एग्जाम, जो लोग का पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग कॉलेज खुलने के बाद प्रैक्टिस करेगा, बट जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और घर में कंप्यूटर भी है वो लोग प्लीज इसको कंप्लीट करो, मॉडल एग्जाम दो और एग्जाम देके सर्टिफाइड हो जाओ। अच्छा, एक स्टूडेंट आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन कर रहा था कि सर मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं था जहाँ पे सारा नाम लिखा हुआ था दुमका के स्टूडेंट को, तो हो सकता है बहुत सारा स्टूडेंट का भी यही डाउट होगा, बट ऐसा है कि जो लोग रजिस्टर्ड किए हैं उसका भी वहाँ पे नाम नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड का तो नाम कहीं भी नहीं है, लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड किए हैं उसका भी वहाँ पे नाम नहीं है, रजिस्टर्ड वाला नाम दूसरा है, ये उसी का नाम था जो लोग एग्जाम दिया है, किसका, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो वो जो लिस्ट है वहाँ पे नाम जो स्टूडेंट लोग दिए हैं वो उन लोग का ही नाम है, एनरोल किए थे एग्जाम के लिए। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और हाँ, जिन्होंने यहाँ पे माई सॉलिडवर्क्स में रजिस्टर नहीं किया उसका नाम मेरे पास नहीं है, अगर उनका नाम मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं उनको कोई भी सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए अननोन रहेगा, तो आप लोग को अपना नाम एनरोल कर लेना है। ओके, इसलिए मैं कल तक का आपका टाइम दिया था और कल मैं दोबारा ये सारा मेल को पोस्ट किया जो भी मैसेज था, तो आप लोग प्लीज़ उसको अगर पेंडिंग है किसी का तो जल्दी से कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिर मैं भेज दूंगा ईमेल सबको, तो फिर आप लोग मतलब पीछे रह जाओगे, आप लोग को सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फाइन, चलिए हम लोग न्यू एक मॉडल स्टार्ट करते हैं। As a designer, you will inevitably have to make design changes to 3D models throughout the design process. When a model's design intent has been redefined, it's important you understand how the model was made in order for you to identify whether you need to edit sketches or features in the Feature Manager tree.
In this lesson, I'll show you how to use the rollback bar to learn how models were created, and I'll also explain a concept called parent-child relationships. Finally, we'll take a look at a variety of editing tools SOLIDWORKS offers for editing features, sketches, and sketch planes. Before making any design changes to a part, it's important to gather as much information from the model as possible, because the geometry will help you identify whether you need to edit sketch profiles or model features. One way to do this is to use the rollback bar in the Feature Manager design tree. The rollback bar is used to roll back to an earlier state in the model, meaning you can review how a part was created, feature by feature. To use the rollback bar, I'll click and drag it up, and I'll place it between the first boss extrude feature and the first fillet feature. The first feature created was the simple extrude, and when I expand the feature, you can see the sketch it's based on. The shape of this boss extrude needs to be adjusted so that the curved surface is tangent to the flat face on the back, which will require me to edit the sketch profile later on in this lesson. If I click and drag the rollback bar forward one feature to include the fillet, you can see this feature was applied directly to the side edges on the model. I'll want these fillets to run down the entire length of the part, which I'll check later on when I begin making design changes. I'll move the bar forward. The next feature created is another boss extrude, which created the circular tab on the side of the part. Since this is a sketch-based feature, the position and diameter of the circular tab are controlled by the sketch, while the extrusion depth, or in other words, the tab length, is controlled by the boss extrude's feature properties. The reference plane was created next, which runs down the center of the part and is used for mirroring features from one side to the other, such as the mirror feature that... मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बस ये मॉडल को डाउनलोड कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग के पास ये मॉडल दिखाने में उनको सुविधा रहे। अच्छा, रोल बैक फीचर जो है मैं साइड में लिख ले रहा हूँ, आप लोग को बताना है। तो रोल बैक फीचर जो है वो इतना लेट क्यों आते हो? रोल बैक फीचर जो है वो आप ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ओके? तो वो रोल बैक फीचर में हम लोग बात करेंगे। Follows in the Feature Manager to modify the shell features so that it doesn't hollow out the tabs themselves. Then, sketch profile. In the next video, I'll make the change. Now that I know this part was created and have identified where I need to make the necessary changes, I'll begin editing the part geometry. At any point, if you're unsure which feature shown in the Feature Manager design tree corresponds with particular geometry in the model, you can simply click on the geometry in the graphics area, and the corresponding feature highlights. This is true for all features. First, I'll shell out the base. Since I already created a shell feature, I'll reorder it to a position immediately after the first fillet instead of creating a new feature from scratch. This will remove the holes from the circular tabs so that they're not tied directly to the shell thickness. To do this, I'll click and drag the feature to a position I want. Notice as I drag the feature up or down the tree, each item that I drag over highlights. If I try to move the feature before any other features, notice the cursor icon changes. This happens because dependencies, or parent-child relations, exist between these two features that make it impossible for the shell feature to exist before the other features. A parent feature is an existing feature that other features depend upon in order to be defined, and a child feature is an existing feature that depends on an existing parent feature. In this case, the shell feature is the child, which specifically references the side faces of the circular tabs, which are the parent features. Let me show you how. I'll right-click the shell feature, then कुछ ऑप्शंस जो है मैं आप लोग को बता दिया हूँ और कुछ ऑप्शंस जो है मैं अभी बता दूंगा। रोल बैक फीचर मैंने दिखाया था कैसे मैं रोल बैक करके ऊपर ले जा सकता हूँ और सारा फीचर को सप्रेस कर सकता हूँ, फिर रोल बैक करके नीचे लाऊंगा तो वो अनसप्रेस हो जाएगा। फीचर कैसे फाइंड करना है वो दिखा दूंगा, वो सिंपल सा है, जिस फीचर में क्लिक करोगे यहाँ पे दिखा देगा। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन करते हो तो देखो यहाँ पे एक एरो आता है, वो दिखाता है कि किसके साथ कौन सा रिलेशन है। उस हिसाब से अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो वो पर्टिकुलर चीज में, तो वो अपना चाइल्ड को इफेक्ट करेगा। मतलब अगर पेरेंट में अगर आप चेंज करोगे तो चाइल्ड में इफेक्ट आएगा ही, लेकिन चाइल्ड में अगर चेंज करोगे तो पेरेंट में इफेक्ट नहीं आएगा। ये तो सिंपल सी लॉजिक है ना। तो इसीलिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को जानकर ही डिजाइन करना चाहिए और उसके हिसाब से ही आप फीचर्स को ऊपर या नीचे कर सकते हो। ठीक है, ये मैं दिखा दूंगा आप लोग को। feature now affects only the base shape.
The holes are removed from the circular tabs, which can be added back in later on. The next modification I want to make will adjust the contour of the back face. Just a minute, मैं ये आप लोग का जो ओके फाइन, यही पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस पार्ट में एक चीज आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले रोल बैक फीचर, अगर आप रोल बैक करते हो इसका मतलब अगर आप एक उठाए तो ये सप्रेस हो गया। देखो कट एक्सट्रूड सप्रेस हो गया। कहाँ पे कट एक्सट्रूड था शायद हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, कोई बात नहीं। शेल है ना, ये होता है शेल। देखो मैंने, मुझको जानना है कि ये कौन सा फीचर है, तो मैं इसको क्लिक किया, देखो यहाँ पे सेल अपने आप ब्लू हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करता तो बॉस एक्सट्रूड ब्लू है ना, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो शेल ब्लू है। शेल क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो मैं दिखा दूंगा शेल क्या होता है। तो यहाँ पे शेल जो है ये आपका शेल पार्ट हो गया। अगर मैं इसको भी सप्रेस कर दूंगा तो सेल देखो हट जाएगा। शेल हट गया मतलब सॉलिड पार्ट हो गया। तो ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट है, ये आप लोग का डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट यहाँ पे आप लोग वर्क कर रहे हो। ओके, तो अगर आप पूरा इसको ऊपर ले जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी बचा हुआ रह गया है। ओके, ना हैव अ लुक हियर कि अगर इसको आप नीचे की तरफ में ड्रैग करते हो तो सारा का सारा आप लोग का जो भी चीज़ है वापस आ गया। ओके, ये पार्ट हुआ। तो इसको बोलते हैं हम लोग रोल बैक फीचर। इसको आपको ड्रैग करना पड़ेगा, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। उसके बाद वाला जो ऑप्शन था वो था आप लोग का फीचर कैसे फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली जिसमें हम लोग क्लिक करेंगे वो फीचर दिखा देगा। बाहर मैंने क्लिक किया तो एक्सट्रूड का फीचर था, अंदर मैंने क्लिक किया तो शेल का फीचर था। इसके बाद और आप लोग को क्या बताना है कि पेरेंट चाइल्ड क्या होता है। देखो अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ ना तो एक एरो दिखाता है, जो ब्लू पर्पल कलर का एरो है नीचे की तरफ में वो दिखाता है कि ये चाइल्ड है, और जो ब्लू कलर का एरो है वो दिखाता है कि ये पेरेंट है। मतलब ये मिरर का पेरेंट है, बॉक्स एक्सट्रूड या प्लेन। मतलब अगर आप शेल को डिलीट कर देते हो ना, शेल को अगर डिलीट कर देते हो तो मिरर में इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर चाइल्ड को हटा देते हो तो पेरेंट थोड़ी हटेगा। लेकिन अगर पेरेंट को ही हटा दोगे तो चाइल्ड तो अपने आप हट जाएगा ना। आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे शेल है, ठीक है, शेल को मैंने राइट क्लिक किया और सप्रेस कर दिया। देखो सेल सप्रेस हो गया। सप्रेस मतलब वो डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन इस फीचर में अभी इंक्लूडेड नहीं है, हट गया है वहां से। ठीक है, इसको आप दोबारा यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं अगेन, देखो शेल हट गया ना, मिरर में कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या किया, शेल को अनसप्रेस कर दिया, देखो शेल वापस आ गया। अगर अभी मैं मिरर का चाइल्ड है ना ये, अगर मिरर को सप्रेस कर दूंगा तो शेल गायब हो जाएगा। मिरर को मैं सप्रेस कर दे रहा हूँ, तो मिरर को मैंने सप्रेस किया, अपने आप ही शेल गायब हो गया। क्यों अपने आप शेल गायब हो गया? क्योंकि इसका ये चाइल्ड है। तो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन एक दूसरे के साथ रहता है, जो कि आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी दोनों को अनसप्रेस करना पड़ रहा है ना, तो ये रिलेशन को ही समझ के आप किसी को भी डिलीट या फिर मॉडिफाई कर सकते हो। डिजाइन मॉडिफिकेशन में चाइल्ड पेरेंट रिलेशन बहुत काम आता है। तो ये आप लोग जब स्टार्टिंग में करोगे ना तो यहाँ पे आपको एरो नहीं दिखाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ कमांड मैनेजर में जाके यहाँ पे लिखना है पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड। देखो यहाँ पे आ गया ना डायनेमिक रेफरेंस, इसको क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा, इसको क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों आपका काम आता है। ओके, समझ में आया? चलिए, यही होता है पेरेंट so that it's tangent with a curved face. You may have noticed that the fillets now run down the entire length of the edges of the model. How is this change incorporated automatically? Let me edit the fillet feature to show you. In the Property Manager, you can see that the Tangent Propagation checkbox is already enabled, which adds fillets to all edges tangent to the edge selected originally. Because the sketch profile made the edges tangent, the fillet propagated down the arcs and filleted the other edges as well. The last modification I'd like to make is to remove the holes showing on the side walls of the part and move them so that they're cutting through the circular tabs on the sides in order to reposition the sketch. As you can see, this didn't create the hole going through the entire part. Why is this? I can see that the depth of the hole didn't go all the way through on either side, which means two things. First, I need to adjust the sketch plane so that the hole starts on the outside of the circular tab. And then I need to make sure the end condition for the cut extrude is set to through all.
Currently, the sketch profile is created on the outer side wall of the part, which you can see when I expand the feature. Then click on the sketch and select Edit Sketch Plane. Currently, the right plane is being used as the sketch plane, which I'll delete from the selection box. Now I can select the outer face on the circular tab and click the green check. Now the sketch plane is adjusted, and I can adjust the end condition of the cut extrude by editing the feature itself. Currently, the end condition is set to blind. The preview shows that the cut doesn't extend all the way through the part. To change this, I'll set the end condition to through all instead, and click the green check. Now the hole extends through both circular tabs, which are aligned with one another because the mirror feature copied the original circular tab to the other side of the part. This completes making all of the modifications to the part, and the correct design intent is now in place. फाइन, चलिए आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बताया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कि ये जो है ये हॉलो है। यहाँ पे ये हॉलो कहाँ से हुआ है हमें नहीं पता। मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है शेल है इसलिए हॉलो है। ओके, शेल है इसलिए हॉलो है। और ये क्या है, ये मिरर का एक पार्ट है, ठीक है, और ये है बॉस एक्सट्रूड का पार्ट। तो अगर ये बॉस एक्सट्रूड जो है मिरर के बाद रहता, या फिर मिरर को एडिट कर देते हैं। अच्छा, ये पार्ट अगर मिरर है आपका, चलिए ठीक है, ये पार्ट अगर मिरर है, मिरर को सप्रेस कर देते हैं, मिरर को सप्रेस कर देते हैं और तब जाके अगर शेल करते हैं तो ये सिर्फ पूरा का पूरा ये वाला पार्ट शेल हो जाएगा, पूरा का पूरा ये पार्ट शेल हो जाएगा, लेकिन दोबारा शेल करना पड़ेगा। इसको अभी आप चाहे तो अनसप्रेस करोगे तो देखो मिरर भी अनसप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कैसे भी कैसे करके ये लिंक है। ओके, शेल में जाके देखते हैं। शेल में देखो फेस सिलेक्टेड है कि क्या क्या सेल फेस का है, ठीक है। मैं इस फेस को हटा रहा हूँ, ठीक है, इस फेस को हटा रहा हूँ। अगर अब जाके आप ओके करो तो देखो यहाँ पे ये सॉलिड है, होल नहीं हुआ है ना। कट एक्सट्रूड में मैं जाता हूँ, कट एक्सट्रूड का स्केच ओपन करता हूँ। ये कट एक्सट्रूड का स्केच कहाँ है, यहाँ पे है। चलिए इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, और रिलेशन एक दे देता हूँ कोसेंट्रिक का, जिससे कि ये एकदम बी इसका मिडिल में रहे। मिडिल में देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आप लोग जो भी मतलब ड्राइंग करोगे हमेशा उसको परपेंडिकुलर रख के करोगे। पहले क्या था, पहले हमें ये लगा कि ये जो साइन है ये स्ट्रेट में है, बट बाद में मैंने क्या देखा कि नहीं, ये तो बाहर की तरफ में है। तो देखो कोसेंट्रिक मैंने रिलेशन कर दिया। ओके, अब ये मिडिल में है ना, मिडिल में। अब ओके मैं करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आ गया। क्या एरर आ गया कि इंटेंडेड कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट द मॉडल, प्लीज चेक द स्केच एंड डायरेक्शन। मतलब ये डायरेक्शन चेंज करने बोल रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रीजन क्या है, देखो हम लोग ने यहाँ पे स्केच किया, ठीक है, यहाँ पे स्केच किया जो कि पहले इस प्लेन में स्केच था, ठीक है। तो उसके प्लेन के हिसाब से हम लोग यहाँ किए। तो अगर प्लेन के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, और इसमें क्या, इसमें कौन सा हम लोग एक ऑप्शन दिए थे, हम लोग ऑप्शन दिए थे थ्रू कट का, ठीक है, हम लोग ऑप्शन दिए थे थ्रू कट का। तो थ्रू कट किसको कट करेगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कट है, वो तो इस फेस के लिए थ्रू कट था ना। तो इसको ले जाकर हमें पहले ठीक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करो आप कट एक्सट्रूड में, एडिट फीचर करो, देखो ये ब्लाइंड हो गया है, ठीक है। तो ब्लाइंड हो गया ना, क्यों ऑटोमेटिकली ये ब्लाइंड इसलिए हो गया, या फिर वहां पे भी पहले से ही ब्लाइंड होगा, व्हाटएवर, लेकिन इसका कट एक्सट्रूड मतलब तो काटना है, बट यहाँ पे तो कोई मटेरियल नहीं है काटने का, तो वो तो एरर दिखाएगा ही। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थ्रू ऑल कर सकते हैं, तब ये कट जाएगा। देखो कट गया ना, यहाँ पे तो नहीं कटा, यहाँ पर तो नहीं कटा। तो दो तरीका से हम लोग यहाँ पे कट कर सकते हैं, या फिर इसको मैं दोनों तरीका आपको दिखा देता हूँ, या फिर हम इसको थ्रू ऑल बोथ करेंगे तो दोनों साइड कट जाएगा। देखो
है ना, दोनों साइड अब कट हो गया है। या फिर और एक तरीका है, मैं थ्रू ऑल बोट नहीं करता हूँ। अब देख लो, छोटा छोटा चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका काम देगा। मैं थ्रू ऑल कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो कहाँ गया, थ्रू ऑल मैं बोथ कर दिया शायद, डायरेक्शन 2 में नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एक साइड में कट है ना, तो इसका जो स्केच है, स्केच का हम लोग प्लेन चेंज कर देंगे। देखो अभी एडिट स्केच प्लेन, ठीक है, स्केच का प्लेन ही सिलेक्ट कर चेंज कर देंगे। अभी किस में है, राइट प्लेन में ना, राइट प्लेन में नहीं रखेंगे, डिलीट कर दो राइट प्लेन, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिए। इसका प्लेन कौन सा रहेगा, इसका प्लेन अब ये रहेगा। ओके, देखो अभी स्केच जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, तो इसलिए यहाँ से यहाँ थ्रू ऑल कट कर दिया। समझ में आया? बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, कैसे क्या चेंज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी था ये। ओके, इसको आप सेव करके हम लोग हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग जाते हैं। तो ये था एडिटिंग पार्ट, जहाँ पे कैसे एडिटिंग पार्ट करना है। अब हम लोग देखेंगे कैसे एडिट स्केच करना है, ठीक है। When modeling, oftentimes an error near the beginning of the modeling process can often cause many features down the line to fail along with it. Since features are rebuilt sequentially from the top of the tree to the bottom, repairing the initial error may fix many other downstream errors as well. Although there are many types of errors, there are some that occur more often than others, such as dangling dimensions, dangling relations, and extraneous geometry in sketches. In this lesson, I'll go over how to pinpoint problem areas and find solutions when a part document fails to rebuild it. I'll review how to use the What's Wrong option to identify the problem areas and show you how to use Check Sketch for Feature to repair the problems. Here I have the part file, Editing Sketching open. Notice in the Feature Manager design tree, the part name appears in red text, and an error marker appears next to it. The symbol lets me know there's an error somewhere in the tree below. In this case, the next error marker appears at the base feature main, indicating that there is an error with the feature. To identify the problem, I'll right-click the feature and select What's Wrong. When I do, the What's Wrong dialog box appears. Under Type, SolidWorks lets me know the type of problem I have. It can either be an error or a warning. Under Feature, the name of the feature and its icon appear. In the description column, SolidWorks provides an explanation of the problem. In this case, the message indicates that the sketch contains an open contour. Now that I have identified the error, I can repair the sketch. I'll close the dialog box. Select the main feature and click Edit Sketch. I'll click Zoom to Fit from the heads-up toolbar to view the entire sketch. Right away, you can see an extraneous line, so I'll go ahead and delete it. I'll box select it left to right and press the delete key. Before I exit the sketch, I'll check the validity of the sketch to make sure I don't encounter another error with it. To do this, I'll launch the Check Sketch for Feature command from the Tools, Sketch Tools drop-down menu. And when I click it, this window appears. Check. देखो ये वाला आप लोग ध्यान से देख लो क्या किया जा रहा है। इसको बोलता है एरर डिटेक्शन, मतलब आप लोग गलती अपना पहचान रहे हो कि कहाँ पे गलती है, या फिर कोई और का अगर डिजाइन आया और उसमें आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग समझोगे कि कहाँ पे गलती है। तो सबसे पहले तो आप लोग जो येलो रहेगा वो समझ जाओ कि येलो का जो है, येलो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो प्रॉब्लम होता है किसके लिए, वार्निंग के लिए। येलो अगर आपको रहता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेड जो है, रेड मतलब आपका वार्निंग नहीं है, रेड आपका करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो रेड जो है वो आपका करने ही नहीं देगा, तो इसलिए आप लोग रेड में ज़्यादा फोकस करना। राइट क्लिक करना आपको बताएगा क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको ओपन करना है। ओपन करके सबसे पहले तो देखना है क्या कहीं पे मेरा स्केच ओपन है, यानी कि कंटूर गैप है। तो इस तरह का आप लोग गैप इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बताएगा कि आपका कितना mm का गैप कोई स्केच के बीच में है, ठीक है। तो उसको आप शो करोगे तो वो आपको जूम करके दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको जूम करके दिखाया था ना, तो ये वाला चीज आप लोग खुद से करना।
ये बहुत सिंपल है, आप लोग देख देख के यहाँ से डाउनलोड कर लेना सैंपल और देख देख के सारा एरर डिटेक्ट करना, क्योंकि ये आप लोग खुद से करोगे तो ही आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। Warning which may cause features to fail. I can choose continue, which would rebuild the entire model, or stop and repair, which places the rollback bar after the next feature with a warning error. I'll click stop and repair. This brings up the what's wrong dialog box once again. Also notice the part name now appears in yellow text, and the error marker changed to a warning marker. The symbol indicates there is a warning in the tree below. And if I move on to the next warning marker and use the what's wrong option, you can see the feature failed because of missing geometry. And the sketch plane used by the sketch is missing and can no longer be used. Since Cut Extrude 1 is a sketch-based feature, I'll go ahead and edit the sketch. And right away you can see the top sketch line and collinear relations are shown in the dangling color. To fix this, I'll click the line to make its drag handles appear. The red square handle is dangling, so I'll drag the handle to the top linear edge to fix the relation. Now that the problem is fixed, देखो हुआ क्या, पहले तो दिखाया कि स्केच में एरर है, जब तुमने स्केच को खोला तो स्केच में दिखा रहा है कि वो रेड कलर का है। रेड कलर का मतलब कि रिलेशन तो है, लेकिन रिलेशन जिसके साथ है वो फीचर ही एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि पहले तो आपने उसको डिलीट कर दिया ना, या फिर उसका साइज चेंज कर दिया। तो आप कोइंसिडेंट की हो, लेकिन कोइंसिडेंट के लिए 2 लाइन चाहिए, वहां तो एक ही लाइन है। तो रिलेशन है लेकिन रिलेशन इनवैलिड हो गया है। तो रिलेशन को प्रॉपर करने के लिए उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आया जहाँ पे और एक लाइन है, तब जाके उसके साथ कोइंसिडेंट हो गया, तब रिलेशन बैठा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को देख देख के हर एक स्टेप खुद से करना है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पे प्लेन मिसिंग है, वो पहले ही आप लोग राइट क्लिक करके बोलोगे ना शो एरर, तो पहले ही आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्लेन मिसिंग है, यहाँ पे अगर प्लेन मिसिंग है तो क्या करना है, यहाँ पे प्लेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। बस इसको प्लेन मिल जाएगा, काम हो गया। फिर रिपेयर कर दोगे, स्टॉप एंड रिपेयर। फिर से दिखा रहा है क्या एक प्रॉब्लम है, The sketch content dimension or relation to the model geometry no longer exist, मतलब अभी इसमें जो स्केच है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर से हम लोग स्केच खोलेंगे, क्या स्केच एग्जिस्ट नहीं करता, अच्छा ये इसके साथ जो है ये डायमेंशन है 5.645 के साथ, तो उसको वो फिर से बाहर की तरफ में था, उसमें कोइंसिडेंट का रिलेशन था, फिर उसको लाके यहाँ पे लगा दिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे डायमेंशन इसके साथ मिल गया, नहीं तो पहले तो हवा के साथ डायमेंशन दिया था ना, तो वो तो ओरिजिनल है नहीं। तो ये मेरा हो गया। अभी देखो सारा का सारा मेरा एरर रेक्टिफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना एरर रेक्टिफाई करते हैं। is completely repaired. क्लियर, चलिए अभी हम लोग दूसरा पार्ट में जाएंगे, वो है आपका यूआई कस्टमाइजेशन, यूजर इंटरफेस। देखो यूजर इंटरफेस कस्टमाइजेशन थोड़ा हम जल्दी करके जाएंगे, क्योंकि एडिटिंग स्केचेस और यूआई कस्टमाइजेशन आप लोग लिख लो, आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को खुद से करना है। ग्लोबल वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल पहले कंप्लीट कर दो। ओके, तो यूआई कस्टमाइजेशन आप लोग देख लो, थोड़ा मैं फास्ट इसको भगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आपका यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज किया जाता है। बट ग्लोबल वेरिएबल इक्वेशन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और असेंबली कॉन्फ़िगरेशन इस पे मैं ध्यान दूंगा, जिससे कि आप लोग का पार्ट कुछ कम मतलब कम हो पाए, ठीक है। कि यूआई कस्टमाइजेशन में क्या होता है, आपको कौन सा आइकन चाहिए, कौन सा आइकन नहीं चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट लोग का अचानक में क्वेश्चन आता है कि सर मेरा ये पार्ट गायब हो गया, वो पार्ट गायब हो गया, ये तो दिख नहीं रहा है ये ऑप्शन। तो वो ऑप्शन के लिए आप लोग को यूआई कस्टमाइजेशन देखना है। To begin, I'll open up a new part file. By now, I am going to assume you're familiar with the default look of the Command Manager, Feature Manager, Design Tree, and Task Pane. So let's get right into customizing the user interface. You can move the Command Manager by simply clicking it and dragging it away from its docked location. You can release the mouse, and it will stay wherever it is, or you can dock it by clicking it and dragging it over one of the icons to dock it along that side of the interface. I'll return it to the top. The same applies for the task pane. You can click the top bar to select it and drag it anywhere on the screen. However, the task pane can only be docked on the right side. Just drag it back there and it'll snap back in. You can add and remove tabs on the Command Manager by right-clicking on any of the existing tabs, hovering over the Tabs option, and then turning the tab on or off from the list.
You can add toolbars by right-clicking one of the toolbars on the command manager, hovering over Toolbars, and selecting it from the list as well. From the same menu, you can toggle whether you'd like to view large icons with text or small icons. You're probably also familiar with finding commands in the drop-down menus. You can customize any of the drop-down menus by clicking Customize Menu at the bottom and checking or unchecking the box next to the items you'd like to see displayed there. Some menu items show the corresponding keyboard shortcut next to it, which you can use to quickly launch that feature or tool. Accelerator keys are available for most menu items and in dialog boxes. They're indicated by underlined letters. To display the underlined letters for menus or on a dialog box, press Alt on the keyboard. To access a menu, press Alt plus the underlined letter. Then, after displaying the menu with Alt still pressed, press the underlined letter to launch the command. Accelerator keys are a quick way to launch tools, but they cannot be customized. SolidWorks also conforms to standard Windows shortcuts like Ctrl-Z for undo, Ctrl-O for open, and so on. Notice there are quick filter buttons for opening documents, such as top-level assemblies, that can help you quickly find what you need in the open dialog box. If you have multiple documents open, you can use Control-Tab to switch between them. In addition to standard Windows keyboard shortcuts, you can create your own custom keyboard shortcuts as well. I'll show you how to do that later. Other keyboard shortcuts you should know are the arrow keys to rotate the view. Shift, Alt, Control, and the arrow keys all also adjust the view in different ways. You can use the G key to open the magnifying glass, the space bar to bring up the view orientation dialog, F for zoom to fit, and Z and Shift Z to zoom in and out. Control and the numbers 1 through 8 all quickly access standard view orientations as well. Control 8 for normal to is really useful. If you need help with a tool or command, you can see quick tips, which are part of the online help system, by clicking this icon at the bottom of the interface. Finally, you can use filters to make selections easier. The F5 key brings up the filters toolbar, and you can activate filters there. Or you can use hotkeys to turn filters off or on. For example, the X key filters faces. Next, let's take a look at making some customizations. You can customize the user interface by going to the Tools drop-down menu and selecting Customize, or selecting Customize from the Options flyout. There are several tabs here. The Toolbars tab lets you turn toolbars on or off, as well as gives you some of this. तो यहाँ से आप लोग टूल बार का मतलब सारा ऑप्शन हैंडल करते हो, ठीक है। तो जनरली आपके पास सारा रहता है, इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना जब तक कि आपको सारा चीज़ याद ना आ जाए, नहीं तो बाद में आप तो मिटाने का मिटा दोगे, फिर ला नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग देख लो, समझ लो, लेकिन इसके साथ मतलब छेड़छाड़ मत करना अपने सिस्टम के साथ। हाँ, ऑनलाइन में आप कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में आप जितना बार ऑन करोगे ना, वापस से वो पूरा रीसेट हो जाता है, ठीक है। बट ऑफलाइन में अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उस पर मत करना, ठीक है। Find the category you're looking for, and then find the icon for the tool in the buttons box. Once you've found what you're looking for, you can simply drag and drop it onto any toolbar to add the icon to it. You can click and drag icons to rearrange them on the toolbar, and you can drag them into the graphics area to remove them. You can do this with any tab of the customized dialog showing, as long as the dialog is open. You can right-click the icon and customize how text is displayed with the large icons with text style active. You can drag an icon or button from the Commands tab of the Customized dialog onto any tab of the Command Manager, any toolbar, or even the heads-up toolbar if you want. It doesn't matter if it's related or not, although I'd recommend keeping your toolbars somewhat organized. You probably don't want all of your sheet metal tools on the Weldments toolbar, and all your weldment tools on the sheet metal toolbar, but SolidWorks allows it. Context-sensitive toolbars can also be customized to make it easier to access commands you use frequently. The context-sensitive toolbar appears either when you click on a feature in the Feature Manager design tree, or when you click on a feature in the graphics area. To customize this menu, I can right-click anywhere in the toolbar, and then select Customize.
This brings me back to the Commands tab of the Customize dialog box, when I can drag and drop any commands into the menu shown below. The Menus tab lets you adjust the drop-down menus, rename them, and so on. The Keyboard tab lets you add custom keyboard shortcuts. Just find the command in the list and type the shortcut into the shortcut window to add it. You can add search shortcuts as well. To see what's already been added, use the filter and switch to Show Commands with Keyboard Shortcuts. Here you can make any adjustments you need. You can always reset to the defaults here by clicking the button. And you can print your list of keyboard shortcuts if you'd like a physical copy, or copy the list to the clipboard if you'd like to use it elsewhere digitally. Mouse gestures are a great way to quickly access commands you use frequently. On this tab and the associated guide, you can enable or disable mouse gestures, and you can determine how many gestures you'd like to use. Like the shortcut bar, mouse gestures can vary depending on what mode you're working in, and you can customize them independently for each. Just browse or search for the command you'd like to add. तो यहाँ पे आप लोग ये सब माउस का गेस्चर्स है, ठीक है। आप अगर मिडिल बटन प्रेस करोगे तो आपको क्या दिखना चाहिए, आपको ये व्यू दिखना चाहिए या ये दिखना चाहिए या ये सब आप लोग अलग अलग मतलब ऑप्शन से कंट्रोल कर सकते हो। सिंपल है, कुछ है नहीं। यहाँ पे जहाँ पे दिखाया वहाँ पे आप लोग जा सकते हो, और एक ऑप्शंस में भी आप लोग जाके कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस रहता है कस्टमाइज का, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, बहुत कुछ ऑप्शन रहता है। डिस्प्ले में जाओगे तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, क्या डिस्प्ले करना है, तो वहाँ से पढ़ के सारा चीज़ आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। तो वो था आपका यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस कंट्रोल। जैसे मैं अपना अगर माउस को सेंटर में क्लिक करूंगा अगर, तो क्या ऑप्शन देगा वो उस पर डिपेंड करता है कि मैं क्या सेट किया हूँ, ठीक है। ठीक है, तो चलो अगर आप लोगों को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछो, नहीं तो हम लोग चेंज करते हैं। अब दूसरे टॉपिक में जाते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वेरिएबल एंड इक्वेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका आएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, दिखाने के वक्त में मैं आपको बता दूंगा क्यों यहीं से आएगा। स्टार्टिंग यहीं से होगा आप लोग का एग्जाम, ठीक है। आप जो भी स्टार्टिंग में देखिए वो तो आपका ड्राइंग करना सिखाया है, बट आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको ग्लोबल ही वेरिएबल इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है, जब आप लोग कोई इक्वेशन से अपना मॉडल बनाते हो तो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ विल बी सॉरी ब्रेथ, हाँ लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो मैं क्या किया, मैं ब्रेथ को बी दिया और लेंथ को 2b दिया, ठीक है। एंड द कट विल बी थ्राइस ऑफ ब्रेथ, तो मैं कट को 3b दिया। तो ये सब मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है इक्वेशन क्रिएट करना। तो कैसे इक्वेशन होता है वो आप देखो। Fillets and rounds of this housing design have the same radius. To ensure that the dimensions from the separate features always remain equal, I'll create a single global variable to control them. Global variables are defined within the equations. The equations dialog has buttons at the top that enable 4 ways to view information. Each view shows a different combination and sequence of equations, global variables, and dimensions to help you perform tasks such as finding a specific equation, viewing all dimensions used in a part, and changing the order in which equations are solved. Sketch Equations view allows you to enter equations that drive dimension values within a sketch. Here you can reference existing sketch dimensions or utilize other mathematical functions to drive a sketch dimension. The Dimensions view will list all dimensions that exist in the model. Dimension names and values can be modified here. The Ordered view option shows global variables and equations in the order they are solved. By default, equations are solved in the order they are created. Using the option Automatic Solve Order at the bottom of the dialog allows SOLIDWORKS to automatically determine the order of equations to avoid potential solution issues such as infinite loops. Alternately, this view can be used to reorder equations. This is also the only view where an equation that's been suppressed can be accessed. To search any of these views for specific values, equations, global variables, or dimensions, I can use the filter field to type in information I'm looking for. I'll use the equations view to create the global variable
for the fillets in this part. I'll left-click in the cell to add global variable and name it SM radius. I'll click in the value equation cell and set the value to 3. I'll also add a comment to make sure the purpose of this variable is understood. Clicking OK will close the dialog. The next step is to set all of the dimensions for the small fillet features equal to the newly created global variable. I'll double-click fillet 2 so I can access the feature dimension in the graphics area. Double-clicking the dimension causes the modify box to appear, and typing an equal sign allows me to define an equation to drive this dimension. When creating an equation, a drop-down menu becomes available with options to use within the equation. I'll choose global variables from the list and select the SM radius value I created. I'll click OK to accept the dimension and complete the link to the global variable. Notice that the dimension is तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग का एक बार आप ग्लोबल वेरिएबल क्लिक कर लिए ना, तो आपको बार बार रेडियस नहीं देना पड़ रहा है। क्या है कि आप एक बार यहाँ पे क्लिक किए और फिर इक्वल टू टिपे तो वहाँ पे फंक्शन का ऑप्शन आता है। फंक्शन में जाओगे तो आपको अपने आप दिखा देगा कि आप जो भी वेरिएबल बनाए हुए हो, ठीक है। फिर उसको सेलेक्ट करोगे, अपने आप वो उसका वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो वो हम आप लोग को दिखा देंगे कैसे किया जाता है। अब पहले वीडियो देख लो। I'll repeat the same procedure to set the other small fillet features equal to the global variable. Fillet 4, fillet 5, and fillet 6 will all be set to use this same value. And I'll rebuild the model. At this point, if I wish to modify the radius for the small fillets in the part, I simply need to change the value for the global variable and all these separate features will update. Test it out, I'll access the equations dialog again and make a change. Once there are global variables or equations that exist in the model, the equations dialog can be accessed directly from the feature manager tree. An equations folder is now shown here and can be expanded to view global variables that have been created in the model. The display of this folder is controlled by system options. Right-clicking in the feature manager pane provides a shortcut to access options to hide and show tree items. The default setting is to have the equations folder set to automatically show, which means it's only available when equations exist in the model. But if I prefer to always have this folder shown or hidden, the options in the drop-down menu allow me to accomplish this. Now, back to the model. To access the equations dialog from the feature manager, I can right-click on the equations folder or any variable listed and choose Manage Equations from the menu. The equations I defined in the part have been added to the equations list in the dialog. Before making a change, I want to point out that I have an option selected to automatically rebuild. This will allow the model to rebuild as I make modifications within this dialog, so I can preview the changes. तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो एक चीज कि जब भी आप लोग यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लिए उसको तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज करोगे ना तो अपने आप सारा का सारा वैल्यू चेंज होगा। तो इसलिए ही आपका कोई भी अगर आप लोग डिजाइन करते हो ना तो आपको ये इक्वेशन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपका टाइम बाद में बहुत बच सके। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक बार आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे ग्लोबल वेरिएबल बनाने में, फिर आपका डिजाइन बहुत इजीली बनेगा। यही रीजन है जब भी आप लोग एग्जाम दोगे ना तो सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल बनाना, ठीक है। वहां पे लिखा रहता है कि ए इसका डायमेंशन देगा, ए इसका डायमेंशन देगा बी, और ए और बी का वैल्यू दे देगा। तो जैसे ए और बी का वैल्यू दे देगा आप समझ जाना कि ये डायमेंशन जो है बार बार चेंज होगा दूसरे क्वेश्चंस में। मॉडल वही रहेगा लेकिन डायमेंशन चेंज हो जाएगा। तो आप लोग तुरंत पहले ग्लोबल वेरिएबल बना लेना, ठीक है। मैं ये आप लोग को दिखाता हूँ, इसको खत्म हो जाने दो फिर जाके मैं दिखाता हूँ कैसे ये सब करना है। Properly control the values in the mirrored features of the part. I'll start by accessing the equations dialog once again and click in the cell to add an additional global variable. I'll name the first one overall boss and give it a value of 125.
You can quickly navigate through the fields in the dialog box using the Tab key on the keyboard, as well as clicking with the mouse. I'll add another global variable named overall base and set it equal to 245 and click OK to close the equations dialog. Next, I'll add an equation to control the width of the plate feature. Double-clicking a face of the feature will give me access to its dimensions in the graphics area, and I'll double-click the 110 width dimension to modify it. I'll type an equal sign and start the equation with the global variable I created for the overall base. Since this dimension represents half of the overall width, I'll type /2 on the keyboard. The tooltip next to the cursor shows what the equation evaluates to. I can also hit the green check in the text field to complete the equation and toggle between the expression and the calculated value using the equation button. I'll click OK and rebuild the part. Now I'll do the same to update the housing features dimension. I'll double-click a face of the feature, double-click the 60mm width dimension. Using the equal sign in the modify box will allow me to relate this dimension to the overall boss global variable, divided by 2. This time I'll hit enter on the keyboard to complete the equation, and enter again will close the dialog. Rebuilding the part will update the geometry to the new value. Now I can control the overall geometry of the part using equations. I'll open the equations dialog again from the feature manager tree, and by changing the values for overall boss and overall base, I'm successfully updating the features of the model. I'd like to add one more equation to this part. I need to ensure that the counterboard holes in the base plate maintain a minimum distance of 8mm from the edges of the plate. The holes and the corner radius share the same center point. I'll use this information to determine what size the fillet radius should be. I'll start by creating a global variable called min edge distance and set its value to 8. Besides just adding equations into the modify box for a dimension, equations can be defined in fields of the property manager or in the equations dialog. Since I'm already तो लगभग आप लोग ने बहुत कुछ देख लिया इसमें कैसे क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है. अब हम लोग इस पे इसका डायरेक्टली पार्ट पे काम करेंगे. ओके, इक्वेशंस. ठीक है, तो ये एक मॉडल है. ठीक है, मैं पहले दिखा देता हूँ कैसे इक्वेशन क्रिएट किया जाता है. एक छोटा सा मॉडल मैं बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे इक्वेशन क्रिएट किया जाता है. अगर कोई भी डाउट होगा ना आप लोग संग संग पूछ लेना. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. ये एग्जाम अगर आप लोग को देना है तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल लिया. ठीक है, देखो ऐसा है कि ट्रायंगल हम जो ले रहे हैं ना, सेंटर ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल तो मैंने बना दिया. ठीक है, अभी मैं इसका लेंथ के हिसाब से सारा रेशियो मैं डिफाइन करूंगा. तो मैं यहाँ पे तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ओके, हाँ, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे इक्वेशन जाना है. तो सबसे पहले आपको जहाँ से दिखाया था इक्वेशन वहां से कर लेना. अगर आपको नहीं याद होगा तो यहाँ से भी इक्वेशन आप लिखोगे तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाता है. आप यहाँ से भी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे आई में क्लिक करो, आपको दिखा देगा कि कहाँ पे इक्वेशन रहता है. ठीक है, तो ये आपका टूल्स में आपका आता है इक्वेशंस. इक्वेशंस में क्लिक करोगे इक्वेशंस आ जाएगा. तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में आपको क्रिएट करना पड़ता है कि क्या आपका वेरिएबल्स है. ठीक है, तो जो आपका ग्लोबल वेरिएबल्स में रहता है वहां पे आप लोग इस तरह से आप लोग इक्वेशन क्रिएट करते हो डबल कोट करके. ठीक है, डबल कोट करके आप लोग इक्वेशन क्रिएट करते हो. तो ये चीज ध्यान देना कैसे इक्वेशन क्रिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कैपिटल ए देता हूँ. ओके, ए वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, फंक्शन नहीं है, कुछ फंक्शन नहीं दे रहा हूँ, इक्वल टू 10. ओके, यूनिट्स कितना है, एमएम में दे देता हूँ. अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसी में जाएगा. ठीक है, एंटर. अच्छा, दूसरा इक्वेशन में देता हूँ बी. बी इक्वल टू a/2.
ठीक है, A/2, A/2, ठीक है ना। देखो कैसे लिखा हुआ है। अच्छा, और एक इक्वेशन मैं क्रिएट करता हूँ, सबको दिख रहा है, मेरा आवाज भी सुनाई पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगा। C इज इक्वल टू A/4, ठीक है। तो A, आप A लिखोगे अपने आप ग्लोबल वेरिएबल दिखा देगा। अगर आप A नहीं लिखोगे, ग्लोबल वेरिएबल में क्लिक करोगे तो भी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपको दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे दिखा देगा A या B, तो 4, ठीक है ना। नहीं, क्या करूँ, A/B इंटू 2 कर देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। A/B, तो सब क्या हो जाएगा ना, इंटर रिलेटेड हो जाएगा, इंटू 2, ठीक है। एंटर, देखो आ गया ना। अब चलो यहाँ से हम लोग अपना अब काम स्टार्ट करते हैं। अब इसका डायमेंशन देना है, स्केच को ओपन करो। स्केच को ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या दिखेगा, आप लोगों को क्या दिखेगा, स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पे दो। अभी यहाँ पे डायमेंशन नहीं देना है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रेस करना है इक्वल टू। जैसे ही आप इक्वल टू प्रेस करोगे ग्लोबल वेरिएबल आएगा, यहाँ पे भी माउस रख के आप क्लिक कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ए भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। बस इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन का साइन आ गया ना, तो आपको समझ में आ रहा है ना इक्वेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। इसको हमको क्या देना है, इसको हमको देना है बी, ठीक है, बी, ओके। अभी इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, फीचर एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में क्या देना है, सी, ठीक है, ओके, तो हो गया। अभी इसको मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करो तो क्या दिखाई पड़ रहा है, 10, 1, 5। बट अब मैं इक्वेशन, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में इक्वेशन है, इसको क्लिक करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करना, मैनेज इक्वेशन करना, ठीक है। अब मैं सिर्फ ए को चेंज करूंगा, ठीक है। ए को मैं करता हूँ 100, 100 नहीं करता हूँ, कुछ 50 करता हूँ मैं, ठीक है, 50, ओके। रेड आ गया मतलब एरर है, ठीक है। अभी 50 किए तो इसमें देखो एंटर प्रेस करते ही सबका डायमेंशन बदल गया, और ये हमेशा की तरह 1 mm ही रह गया है, क्योंकि मैं वही उसी तरह का इक्वेशन में दिया हूँ ना, ओके। अभी देखो डायमेंशन बदल गया। अब इसमें क्लिक करो, 50 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 1 mm का 1 mm ही रह गया। अच्छा, ये क्यों नहीं चेंज हुआ, ये इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई कारण से मेरा इक्वेशन जो है हट गया है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन में पहले देंगे, ठीक है, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ, बी, ओके। कोई कारण से मेरा हट गया होगा, शायद मेरे हाथ से ही लग के। तो आपका देखो, इसको अपडेट कर लो, इसलिए ये अभी नहीं दिखा रहा है, अपडेट करोगे दिखाएगा, हुआ ना। अब डायमेंशन चेंज हुआ, ठीक है, क्लियर। तो उसी तरह से अब हम लोग आते हैं दूसरे डिजाइन में जो वो लोग भेजा था। तो यहाँ पे उसी हिसाब से सारा चीज दिया हुआ है। जैसे ये फिलेट, फिलेट देखो, फिलेट R3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस ओपन करेंगे, आ गया इसका इक्वेशंस, आई थिंक इसका इक्वेशन नहीं दिया है क्या, लेट मी सी, 1 मिनट। इसका इक्वेशन शायद स्टार्टिंग से बनाया जा रहा है। इक्वेशन तो है, इक्वेशन बनाया गया, हाँ स्टार्टिंग से इक्वेशन इसका बनाया गया है, रेडियस, ओवरऑल बॉस, ये सब दिया गया है, ठीक है। कोई नहीं, देख लेता हूँ मैं क्या क्या डायमेंशन है, फिर जाके हम लोग भी। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे दिखाया ना वैसे ही आप लोग कर लेना। इतना लंबा नाम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं जैसे शॉर्टकट ABCD नाम दिया था ना, वैसे भी आप दे देना। तो यहाँ इक्वेशन नहीं है, आपको इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप वही टूल्स में जाके इक्वेशन में क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नाम दे दो, जैसे फिलेट है तो हम F दे रहे हैं, या फिर फिलेट ही लिख देते हैं, फिलेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एंटर, क्या देता हूँ इसका डायमेंशन 3 mm फिलेट, ओके। तो और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बेस, ठीक है ना, बेस। एंटर, जो भी है इसका डायमेंशन 100, 100 कुछ भी है मैं दे देता हूँ, ओके, व्हाटएवर। तो ओके कर दिया मैं।
अभी यहाँ पे क्या डायमेंशन है 110, इसको मैं क्या करूँगा डबल क्लिक करके सिमिलरली ग्लोबल वेरिएबल में जाके बेस दे दूंगा। ठीक है, तो 100 से 10 से 100 हो गया। और क्या है, फिलेट है ना, फिलेट। तो देखो सारा फिलेट जो है वो R3 है, तो इसको सारा फिलेट को मैं क्या करूँगा चेंज करके ग्लोबल वेरिएबल फिलेट में डाल दूंगा, जिससे कि अगर मैं चेंज करूँ तो सब एक साथ से चेंज हो। ठीक है, सबको चेंज कर सकते हैं हम लोग, जितना भी फिलेट है ये सबको चेंज कर सकते हैं। एडिट फीचर में जाके आप राइट क्लिक करो, ठीक है, या फिर आप सॉरी ये आगे पीछे हो गया। आप राइट क्लिक करो, इसको पहले 1 मिनट लेट मी रिफ्रेश। आप यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लो, सारे फिलेट को सेलेक्ट कर लो। सारे फिलेट सेलेक्ट हो गया है ना, इसको आप सबका डायमेंशन जो है वो एक साथ आप शायद दे नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि सबका डायमेंशन तो अलग अलग है, लेकिन एक बार अगर आप डायमेंशन सबका सेट कर दिए तो वो आपका क्या होगा कि वो आपका हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, क्योंकि सबका फिलेट अलग अलग है ना। तो आप एडिट करो, मान लो एडिट करते हैं हम, कोई भी एक फिलेट को ले लिए, इस फिलेट को ले लिया, ठीक है 3mm में। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल है ना उसमें क्लिक करो, ओके ठीक है। अभी मैं ले लिया इसको मैं क्या किया, इसको राइट क्लिक करके एडिट फीचर किया। फिर एडिट फीचर में फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, तो ग्लोबल वेरिएबल आ जाएगा फिलेट 3, छोटा हो जाएगा सब, हो गया ना। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो, यही चीज़ यहाँ पे बताया है और कुछ नहीं है। और ये लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जब सम्स आएगा ना तो आपका यही रेक्टेंगल देगा, यही आपको रेक्टेंगल देगा। और मतलब इसी तरह का एक बॉडी देगा, और देगा कि ए का वैल्यू ABC, हर जगह ABC टाइप का लिखा रहेगा, बट हमेशा ABC का वैल्यू क्वेश्चन में चेंज रहेगा। तो आप कितना बार ये इसको बनाओगे, जितना बार बनाओगे आपका मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाएगा ना। एक ही बार बनाओ, अच्छे से बनाओ, और उसमें इक्वेशन के हिसाब से पुट करो, जहाँ पे ए है वहाँ पे ए दो, बी हो, सी हो, और क्वेश्चन में जो भी ABC का वैल्यू उसको एक बार में चेंज कर दो, तो एरर भी नहीं आएगा। गॉट इट, समझ में आया आप लोग को? चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ओके, डाउट क्लियर कर लेना। अभी आप लोग तो लाइव में हो तो आप लोग डाउट पूछ लेना, फाइन। अभी हम लोग जाएंगे पार्ट कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, काफ़ी कुछ है, मैं ना कुछ पार्ट को मैं मतलब हटा के मैं मेन पॉइंट में आता हूँ। पॉइंट एक्सेस कोऑर्डिनेट दिखाऊंगा, अप्लाइंग मटेरियल प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, मास प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ मैं दिखाने के बाद अगर टाइम बचता है तो मैं असेंबली कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी आप लोग खुद से कर लेना जो भी पेंडिंग है, क्योंकि यूआई कस्टमाइजेशन ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर में मैं 2 चीज़ आप लोग का पेंडिंग रखा था, 2 चीज़ यहाँ पे पेंडिंग रखा था, हाँ सॉरी, यूआई कस्टमाइजेशन और एडिटिंग स्केच, ये 2 मैं बोला था कि आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। दिखा दिया था वीडियो और समझा दिया था थोड़ा बहुत। ग्लोबल वेरिएबल मैं करवा दिया, इसके बाद से जितना भी चीज़ है ना सब आप लोग खुद से करना, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा वो सब चीज़ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि कौन सा पार्ट का कौन सा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आप लोग देखो, geometry items too. A point, an axis, and a coordinate system. To access these reference geometry tools, I can go to the Assembly tab of the Command Manager and click on Reference Geometry. Or I can go to the Insert drop-down menu under Reference Geometry. First, I'll add a point to the assembly, so I will click on it in the menu. The Property Manager updates with a number of options for inserting a reference point. There is a window that displays the selected entities used to create the reference point, as well as a number of options below that assist in selecting specific geometry in the assembly. With none of the आपको यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करना है, आप पॉइंट में जाओ, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। कहाँ से जाना है आप लोग फिर से देख लो एक बार। आप लोग को अगर पॉइंट क्रिएट करना है, ये एक्चुअली है क्या, ये में असेंबली है। कैसे पता चला असेंबली है, क्योंकि यहाँ पे मेट लिखा हुआ है, यहाँ पे असेंबली लिखा हुआ है, तो असेंबली ही होगा ना। तो आप वहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री में जाओ, रेफरेंस ज्योमेट्री में पॉइंट को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो क्योंकि आप अगर पॉइंट पुट करोगे तो उस पॉइंट के रेफरेंस से कुछ कर पाओगे, तो आप रेफरेंस ज्योमेट्री से भी पॉइंट ले सकते हो, इंसर्ट से भी आप लोग पॉइंट ले सकते हो, ठीक है।
वहां पे आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे पॉइंट देना है, आर्क में देना है, फेस सेंटर में देना है, इंटरसेक्शन में देना है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे देना है, या फिर कोई डिस्टेंस, कोई जगह से कोई डिस्टेंस पे पॉइंट देना है, मतलब कुछ भी कहीं भी आप पॉइंट बैठा सकते हो, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी सिलेक्ट किया गया कि इस रेडियस का सेंटर जो है, यानी कि आर्क का जो सेंटर है वहां पे पॉइंट देना है, तो ठीक है, वहां पे पॉइंट हो गया। ठीक है, तो पॉइंट 1 क्रिएट हो गया है। अच्छा, इसको अब पॉइंट को राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया गया है। ये सब बस दिखाने के लिए था कि पॉइंट कैसे क्रिएट हो सकता है। अभी सेंटर ऑफ फेस में दिखाया जा रहा है कि इसी में, ये रेडियस है ना, इसका भी सेंटर ऑफ फेस में पॉइंट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट में तो लाइन का जगह पे इंटरसेक्शन है, दो लाइन का कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, दो इंटरसेक्ट नहीं किया है, बट अगर एक्सटेंड करने से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे पॉइंट क्रिएट है। क्योंकि मेटिंग में या फिर कोई भी चीज में हमें काम आ सकता है। प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन कैसे किया जाएगा, 90 डिग्री कोई भी प्लेन के, तो उसके लिए हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर जो सिलेक्ट करेंगे वो एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो प्रोजेक्शन तो प्लेन से ही करेंगे ना। और कोई भी साइड का कोई भी आइटम को हम लोग क्या किए, एक लाइन सिलेक्ट कर लिए, तो अल्टीमेटली इसके साथ इसका क्या प्रोजेक्शन है समझ में आ गया। ओके, और एक पॉइंट और लाइन के बीच का। Extrude. Now, if I click the corner of the rectangular sketch, SolidWorks will create a reference point at this location. I'll clear the selection, then hide the sketch. And if I choose the last option to enable multiple instances, I can insert multiple reference points that are spaced by distance, percentage, or to be evenly distributed. If I increase the number of reference points to 5, select the evenly distribute option and click on a circular edge of the insert. A total of 5 reference points are created along this edge. I'll click the green check to insert these reference points, and 5 reference points were added to the feature tree. This completes demonstrating how to add reference points. And in the next video, I'll walk through how to add axes and a coordinate system to this assembly. तो पहले प्रेजेंटेशन में आप लोग देखिए पॉइंट कैसे ऐड होता है। Geometry tool can be activated. पहले प्रेजेंटेशन में आप लोग देखिए पॉइंट कैसे ऐड होता है, अब आप प्रेजेंटेशन में देखोगे कि एक्सिस कैसे ऐड होता है। एक्सिस हम ऐसे पार्ट में ऐड करके दिखाए हैं, यहाँ पे आप लोग ये रेफरेंस ज्योमेट्री से कर सकते हो। एक्सिस भी हम लोग को रोटेशन में या फिर इसके साथ इसको कोइंसिडेंट कोसेंट्रिक करने में बहुत सारा चीज में काम आता है। तो वहां से आप लोग पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आया अल्टीमेटली यहाँ पे मतलब करना क्या जाता है, यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे पॉइंट दे सकता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग थोड़ा देखो। System. Reference coordinate systems are also found in the same locations as the point and axis reference geometry tools. I'll click on the reference geometry drop-down menu in the Assembly tab and click Coordinate System in the menu. A reference triad appears in the graphics area. The property manager updates, and there are 4 selection fields available to define the coordinate system: an origin location and 3 edges to define the directions of the axes. Notice, however, that there are only 2 reverse direction buttons available for the 3 axes. This is because a coordinate system can be fully defined by 2 axes, along with the directions of those axes. To position the coordinate system, I will first make sure the origin selection box is highlighted, and I will choose the top left corner of the block as the origin. The triad moves, and the selection window changes to highlight the x-axis. For the x-axis, I'll choose the edge along the front of the block. If the axis is pointing in the wrong direction, I can click the reverse direction button to change which way is positive. For the y-axis, I'll choose the left edge on the front face of the block, and the coordinate system is fully defined. If I change the direction of the y-axis, notice that the z-axis changes direction as well. The direction of the third axis, which is the z-axis in this case, is determined by the right-hand rule. The right-hand rule states that if you point the thumb of your right hand in the direction of the x-axis, and you point your other fingers in the direction of the y-axis,
Then your fingers bend at a 90-degree angle in the direction of the z-axis. Now make sure that the reference coordinate system aligns with the assembly's coordinate system, and click the green check to complete inserting the reference coordinate system. This coordinate system is now available in the Feature Manager tree, and it can be edited the same way as any other feature. ओके फाइन, तो आप लोग समझ में आया आप लोगों को कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग लाइन सिस्टम क्रिएट करेंगे, ठीक है, और कैसे हम लोग पॉइंट क्रिएट करेंगे। सिंपल है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, ये ऑब्जेक्ट है ना हमारा, तो बस इसमें आप लोगों को क्या करना है, अगर यहाँ पे आप लोग को जनरली अगर आप लोग का असेंबली रहता है तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ से आएगा, और नहीं तो आप लोग इंसर्ट में जाके यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री में जाना, ठीक है, इंसर्ट में जाके रेफरेंस, अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली पार्ट में हो तो स्केच पार्ट में हो तो फीचर्स में जाना और रेफरेंस ज्योमेट्री में जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन, एक्सिस जो भी आपको बनाना है यहाँ पे बन जाएगा। बट अगर आप असेंबली में हो तो असेंबली में यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री जहाँ से दिखा है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे भी फीचर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हो या फिर इंसर्ट से भी जा सकते हो। अगर हमको पॉइंट क्रिएट करना है तो हम लोग पॉइंट लेंगे, किसका पॉइंट हमको लेना है, हमको इस आर्क का पॉइंट लेना है, तो देखो फेस सेंटर आ गया, मैं आर्क करूंगा तो आर्क का आएगा, आर्क कहाँ है, आर्क आर्क का सेंटर नहीं ले रहा है, कुछ जनरली लेना चाहिए बट ले नहीं रहा है। अच्छा, शायद आपका ये यहाँ पे में भी ये असेंबली के साथ नहीं है तो कोई रीजन से यहाँ पे आर्क नहीं ले रहा है। फेस सेंटर तो ले रहा है, आर्क नहीं ले रहा है, ओके, फेस सेंटर ले रहा है, आर्क नहीं ले रहा है। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। इंटरसेक्शन ये लाइन सिलेक्ट करेंगे, और क्या कौन सा लाइन सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, मतलब इसको यहाँ पे स्ट्रेट बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ पे स्ट्रेट बाहर निकालेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। तो ये सब आप लोग करके देख लेना। एक्सिस अगर दिखाना है तो एक्सिस आप लोग ले सकते हो, जो मैं क्रॉस करता हूँ, देखो रेफरेंस ज्योमेट्री में जाओ, एक्सिस में क्लिक करो, हमको इस सर्कल का एक्सिस चाहिए, ठीक है, कैसा एक्सिस चाहिए, ऐसा एक्सिस चाहिए, आ गया ना एक्सिस, देखो कहाँ गया, देखो यहाँ पे आया ना येलो कलर का एक्सिस, तो वैसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इस सर्कल का एक्सिस चाहिए, इसको क्लिक करो, देखो एक्सिस आ गया ना। तो इस तरह से आप लोग एक्सिस ये सब क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है प्रॉपर्टी, कैसे मटेरियल कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब आप लोग खुद से पढ़ लेना। मैं आके आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग मटेरियल लगाएंगे और कैसे हम लोग उसका मास प्रॉपर्टी ये सब मेजर करेंगे। कोई भी एक डिजाइन का हो, मान लो इसको हम उठाते हैं, ठीक है, ये एक कैसा बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी, ठीक है। चलो अप्लाई मटेरियल करेंगे, राइट क्लिक, एडिट मटेरियल। हाँ, यहाँ पे नॉर्मली मटेरियल दिया है बट आप लोग एडिट मटेरियल से जाना। क्यों मैं बोला एडिट मटेरियल से जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेड रहता है। अगर आप लोग स्टील का यूज कर रहे हो तो कौन सा स्टील आप लोग यूज कर रहे हो, अगर आप लोग आयरन यूज कर रहे हो तो कौन सा आयरन यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स है और सबका अपना यील्ड स्ट्रेस, पोर्शन रेशियो, सारा कुछ दिया रहता है। तो मैं मान लो 316 का स्टील यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इलास्टिक मॉड्यूलस, पोर्शन रेशियो, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, सारा कुछ दिया हुआ है। अब अप्लाई करो, क्लोज करो, देखो उस हिसाब से इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है, तो क्योंकि वैसा ही रहता है स्टील ऐसा देखने में, तो इसलिए इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ये आप मटेरियल अप्लाई करना समझ गए ना, कैसे मटेरियल अप्लाई करना है। अब इवैल्यूएट में जाओ, ठीक है, इवैल्यूएट में जाके यहाँ पे देखो मास प्रॉपर्टीज है। जैसे ही आप लोग मास प्रॉपर्टीज में क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं इसलिए बोला था ये बॉडी मैं इसलिए लिया क्योंकि आप लोग को सेंटर ऑफ मास में दिखा सकूं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास देखो क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि ये तो मतलब ये आपका CG इसका 0 आएगा। कोऑर्डिनेट देखो कहाँ पे है, IX YY Z, क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी है। वजन दिखा दिया आप लोग को, मास कितना है, ठीक है ना, और वॉल्यूम दिखा दिया, सरफेस एरिया इसका कितना है वो दिखा दिया। सरफेस एरिया तो आप लोग निकालोगे तो आप लोग का हालत खराब हो जाएगा, इसका इसमें से इसका सरफेस एरिया निकालो, इसका सरफेस एरिया हटाओ,
फिर इसका सरफेस एरिया निकालो, सबका सरफेस एरिया निकालने में तो आपका हालत खराब हो जाएगा, है ना। देन आफ्टर आपका यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 0 0 था सेंटर, सीजी आपका सेंटर ऑफ मास भी 0 0 था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका। अब इसमें मटेरियल अप्लाई करो, कैसे अप्लाई करोगे मटेरियल, सेम राइट क्लिक करो, एडिट मटेरियल जाओ और इसको मैं कर देता हूँ कार्बन स्टील, ओके 1023 अप्लाई कर देता हूँ। इसका एक अलग अपना प्रॉपर्टी है। तो इसका वजन कितना होगा, सेम इवैल्यूएट में जाना है और मास प्रॉपर्टीज में जाना है। इसका वजन देखो कितना है। सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास क्या 0 0 में है, नहीं है, होगा भी नहीं क्योंकि ये बॉडी सिमेट्रिक नहीं है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 0 आ सकता है क्योंकि एक्स और वाई के प्लेन में ये सिमेट्रिक है, लेकिन अगर वाई जेड का प्लेन में देखें तो ये सिमेट्रिक है नहीं। नीचे में इतना बड़ा बेस है, ऊपर में थोड़ी बेस है। ऊपर में अगर बेस रहता तो जाके शायद ये सेंटर में आता 0 0 में। तो वाई के डायरेक्शन में ये 39.72 शिफ्ट कर रहा है। मास देख लो इसका कितना है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ठीक है, समझ में आया। देखो इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी सारा शिफ्ट हो गया, 1 1 करके शिफ्ट हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सारा शिफ्ट कर गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग बॉडी का, पर्टिकुलर बॉडी का आप लोग कुछ भी मतलब निकाल सकते हो डिटेलिंग कि कितना प्रॉपर्टीज है उसका, क्या मास है, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट है, कोई भी अगर डाउट है तो आप प्लीज पूछ लो, ओके।